गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किशन गहलोत, सेठ आर.एन. रुइया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। आज का हमारा ई लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी के बारे में है, जिसमें हम प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स, जो नॉर्मल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो हम जीएसटी की ब्रेकग्राउंड है, जो इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में कुछ पहले जानेंगे। उसके बाद में नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम चलेंगे। बैकग्राउंड की बात करते हैं जीएसटी की, तो भारत में इस कर को अपनाने के लिए पहली बार 2004 में सोचा गया था, जो केलकर टास्क फोर्स ने इसे अपनाने हेतु बहस की थी। केलकर टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए जोरदार सिफारिश की थी। इसके बाद वर्ष 2007-08 के बजट में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने पहली बार यह घोषणा की, वस्तु एवं सेवा कर को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाए। परंतु 1 अप्रैल 2010 से कर लागू नहीं किया जा सका। इसके लागू करने की तिथियां घोषित होती रही और आगे बढ़ती गई। कई वर्षों तक इसके लागू होने के संबंध में निराशा ही हाथ में आई। इस कर के लागू किए जाने की संभावनाओं ने वर्ष 2014 में जोर पकड़ा और एनडीए की सरकार के गठबंधन में संविधान के 122वें संशोधन में बिल 2014 में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा ने इस बिल को 6 मई 2015 तथा राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया। 50% से ज्यादा राज्य सरकारों द्वारा इस बिल का समर्थन करके संविधान के 122वें संशोधन बिल 2014 को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 बना, जिसने भारत ने वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। अगले वर्ष 27 मार्च 2017 को निम्नलिखित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कानून लोकसभा में पेश किए गया। पहला आपका बिल था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017। सेकंड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस बिल 2017। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017। लास्ट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017। और बाद में 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर बिल ने अधिनियम का रूप ग्रहण कर लिया और भारतवर्ष में यह 1 जुलाई 2017 से पूर्णतया लागू हो चुका था। पर जम्मू कश्मीर में यह 7 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो उस बढ़ने से पहले जीएसटी में कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, कौन कौन से करों का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कौन कौन से कितने टाइप्स के कर है, उनके बारे में जानेंगे। पहला टैक्स आपका है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST। यदि माल अथवा सेवा या दोनों का आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता एक ही राज्य में हो अथवा किसी भी संघीय क्षेत्र में हो, तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, जिसे CGST के नाम से भी जाना जाता है और जिस पर CGST एक्ट
लागू होगा। दूसरा आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST, यह कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है यदि माल का आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता एक ही राज्य में है, जैसे दोनों या तो राजस्थान में हो या दोनों मध्य प्रदेश में हो। राजस्थान में इस कर को राजस्थान GST के एक्ट के नाम से जाना जाएगा और मध्य प्रदेश में इसे मध्य प्रदेश स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाएगा। तीसरा आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, यदि माल या सेवाओं या दोनों का आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दो अलग अलग राज्य में हो अथवा दोनों में से किसी राज्य में हो अथवा दूसरा संघीय क्षेत्र में हो, तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर इंटीग्रेटेड एंड गुड्स टैक्स कहलाएगा। और लास्ट एंड फाइनल यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यदि वस्तु या सेवाओं या दोनों का आपूर्तिकर्ता एक प्राप्तकर्ता दोनों किसी एक संघीय क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लद्दाख या चंडीगढ़ में हो, तो यह उस संघीय क्षेत्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है जो UT/GST के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें यह भी है, किसी भी लेन देन पर CGST एवं UT/GST एक साथ नहीं लगेंगे। यदि CGST लग रहा है तो उस पर CGST ही लगेगा, UT/GST एक साथ नहीं लगेगा। और CGST के साथ आपका SGST और UT/GST लग सकता है। अब हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। जैसलमेर राजस्थान के A ने नागौर के B को 40,000 रुपए के माल की आपूर्ति की। कर की दर 28% है। A दोहरा वस्तु एवं सेवा कर वसूल करेगा, अर्थात उस पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रत्येक 14% की दर से लगेगा। अब पहले समझ लेना, यहां A व्यापारी था जो जैसलमेर का था। जैसलमेर राजस्थान स्टेट में है, नागौर भी राजस्थान स्टेट में है। जब व्यापारी एक ही स्टेट में गुड्स बेचता है तो कर को वो दो पोर्शन में डिवाइड करता है, एक तो CGST के रूप में और एक SGST के रूप में। CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगी और SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगी। इसीलिए तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, अर्थात उस पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रत्येक की दर कितनी परसेंट है? 14%। टोटल आपको दे रखी थी 28% दे रखी थी, जिसका आधा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब ये गुड्स आगे बढ़ता रहेगा, आगे बेचते रहेंगे। बी ने उक्त माल को सीकर जो राजस्थान में है के सी को अपने खर्च एवं लाभ अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, खर्च एवं लाभ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए से इसने माल खरीदा था उसकी लागत थी 40,000 रुपीज थी, और 40,000 में अगला क्या करेगा? अपने खर्चे और अपने लाभ की राशि को जोड़ देगा। और जो वास्तविक या क्रय लागत का कितना परसेंट दे रखा है? 25% दे रखा है। यानी 40,000 का वो जोड़ेगा कितना? 25% जोड़कर उसमें इंक्रीमेंट करके आगे गुड्स सप्लाई करेगा। किसे करेगा? सी को करेगा। और कर की दर वही रहेगी जो स्टार्टिंग में थी, यानी 28%, 14% CGST के रूप में जाएगी और 14% आपकी SGST के रूप में जाएगी। आगे इसी क्रम में चलते हैं। अब सी ने उक्त माल झुंझुनू के एक उपभोक्ता को डी
उपभोक्ता डी को अपने खर्च एवं लाभ के लिए लागत में कितना जोड़ा है? 20% जोड़ा है। अब सी ने इसे कितने में खरीदा था? अपन निकालेंगे, उसमें हम कितना परसेंट ऐड करेंगे? 20% करके आपूर्ति से कर देंगे। कर की दर वही रहेगी जो हमारी 28% यानी 14% जीएसटी के रूप में थी और 14% आपकी एसजीएसटी के रूप में थी। आगे करते हैं, निम्नलिखित की गणनाएं कीजिए। पहला, ए द्वारा बी से वसूल किया गया कुल मूल्य। अब ए कौन था? ए आपका जैसलमेर का था, नागौर के बी के 40,000 का माल उसने भेजा था और कर की दर उस पर 28% थी। कैलकुलेशन आगे करेंगे। बी, ए द्वारा विभिन्न सरकारों को दे वस्तु एवं सेवा कर की राशि ज्ञात कीजिए। बी द्वारा सी को आपूर्ति करने पर वसूल किया जाने वाला मूल्य। बी द्वारा विभिन्न सरकार को दे वस्तु एवं सेवा कर की राशि और सी द्वारा डी से वसूल किया गया कुल मूल्य। सी द्वारा विभिन्न सरकारों को दे वस्तु एवं सेवा कर की राशि और लास्ट एंड फाइनल केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कमाया गया कुल राजस्व कितना है? इन बातों को आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने से पहले हमारा सबसे पहला पॉइंट ये था कि ए द्वारा बी से वसूल किया गया मूल्य कितना है? ए द्वारा वसूल किया गया मूल्य कितना है? तो हमने जब क्वेश्चन को देखा था स्टार्टिंग में, ये आपको पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ए द्वारा बी से वसूल किया गया कुल मूल्य। तो हमने क्वेश्चन जब पढ़ा था ना, तो स्टार्टिंग में ये था कि ए जैसलमेर का था और उसने बी जो नागौर का था उसको 40,000 रुपये का माल या गुड्स सप्लाई किया था और जिसने 28% यानी 14% सीजीएसटी के रूप में और 14% एसजीएसटी के रूप में चार्ज करेगा। और आप ये देखो कि यहाँ पर ए सबसे पहले आपूर्ति करता है और आपूर्तिकर्ता पहला आपूर्तिकर्ता होता है ना, तो उसने पहले से कोई भी इनपुट टैक्स अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि सप्लाई सबसे पहले वो ही कर रहा है। तो इसने पहले कोई भी इनपुट टैक्स जमा नहीं करवाया है। तो आगे सुनना, आप देखोगे वैल्यू चार्ज हम कैसे करते हैं। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, वहां पे आपको अमाउंट दे रखी थी 40,000 रुपये दे रखी थी। अब इसमें आपको करना क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की राशि को, टैक्स की राशि को ऐड करेंगे। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी ही क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जब ये व्यापारी द्वारा या सर्विसमैन द्वारा कोई भी सर्विस या गुड्स सप्लाई किया जाता है, विद इन स्टेट किया जाता है, एक स्टेट में किया जाता है, तो आप क्या करते हो, टैक्स को 2 पोर्शन में डिवाइड करते हो। पहला पोर्शन आपका सीजीएसटी के रूप में हो जाता है और दूसरा पोर्शन आपका एसजीएसटी के रूप में हो जाता है। तो सीजीएसटी की रेट आपको दे रखी थी 14% दे रखी थी और एसजीएसटी की भी रेट आपको 14% दे रखी थी। और 14% आप कैलकुलेट करोगे किस अमाउंट पर, इस 40,000 की अमाउंट पर। और इस 40,000 का आप करोगे कितना परसेंट, 14% अमाउंट आपकी होगी 5600 एंड 5600। यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट डिपॉजिट कितनी होगी, ये कलेक्ट की जाएगी, कस्टमर से कलेक्ट की जाएगी, जिस बी से कलेक्ट की जाएगी। कौन कलेक्ट करेगा, ए कलेक्ट करेगा ए कलेक्ट करेगा और ए गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, वेरियस गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, ए वेरियस गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। और कलेक्ट किससे करोगे, बी से कलेक्ट करोगे। अरे इसीलिए तो इस टैक्स को, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि पेमेंट तो यहां पे करेगा ए, बट
कलेक्ट किससे किया जा रहा है? बी से कलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए आप इसे कौन से टैक्स के रूप में जानते हो? इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जानते हो। अब बी से उसने कितने रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है? 5600 रुपीज एंड 5600 रुपीज, और दोनों ये गवर्नमेंट को आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, और इन अमाउंट का टोटल होता है 11,200। अब ए द्वारा बी से टोटल कितनी प्राइस चार्ज की जाएगी? ये 51,200 रुपीज की अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। दैट क्लियर? दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स आप, ए ने जितना गुड्स बी को प्रोवाइड किया था उसमें ए द्वारा दो प्रकार के टैक्स लगाए जाएंगे, पहला सीजीएसटी और दूसरा आपका एसजीएसटी होगा। दोनों की रेट आपकी इक्वल दे रखी है, कितनी परसेंट है? 14% है, और हमने 14% 40,000 का कैलकुलेट किया ना, तो आंसर आपका आएगा 5600 टोटल हो जाएगा 11,200, और हम इसे जोड़ देंगे ना तो अमाउंट आ जाएगी टोटल प्राइस चार्ज by A from B is 51,200 रुपीज। आगे देखना, हमारा दूसरा पॉइंट ये था, कितनी राशि टैक्स की डिफरेंट गवर्नमेंट को पेमेंट की जाएगी। हमने ऊपर दो प्रकार के टैक्स कलेक्ट किए थे, पहला टैक्स आपका था सीजीएसटी और दूसरा टैक्स आपका था एसजीएसटी था। सीजीएसटी को डिपॉजिट करवाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जबकि एसजीएसटी को डिपॉजिट करवाया जाएगा राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास इसलिए डिपॉजिट करवाएगा क्योंकि यहाँ जो आपने गुड्स सप्लाई किया है वो विद इन राजस्थान के अंदर ही किया है। तो आपकी दो प्रकार की यहाँ पे गवर्नमेंट हो चुकी है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाएगा 5600 रुपीज का, और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाएगा टैक्स के रूप में 5600 रुपीज का। हमारे दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब ए पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, 3 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। अब ए ने माल बेचा था बी को, अब बी भी तो अगले किसी तीसरे को व्यक्ति को बेच रहा है। अब बी माल बेचता है किसे? सी को। अब जब बी माल बेचता है सी को तो वो कितनी अमाउंट कलेक्ट करेगा वो देखना। और इससे पहले आप यहां पर ये देखो कि ए द्वारा बी को कितने रुपए का गुड्स ट्रांसफर किया गया था? 40,000 का। अब इस 40,000 में बी द्वारा अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। टैक्स की अमाउंट इसलिए ऐड नहीं की जाएगी क्योंकि जीएसटी में टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, परंतु पहले जो आर वेट था आपका सी वेट था उस पे हम टैक्स पे टैक्स लगाते थे, और जीएसटी में टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। ओनली टैक्स को आप क्या करोगे? एक्सक्लूड करोगे। यदि इंक्लूड है तो आप उसे एक्सक्लूड करोगे। यहाँ पे इंक्लूड था। जब हम बी द्वारा सी को जब माल बेचा जाएगा तो ओनली हम काम में लेंगे कितनी अमाउंट? 40,000 रुपीज ही काम में लेंगे, जिसमें टैक्स की अमाउंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसमें बी द्वारा सी को माल बेचा गया था, और बी आपका था, बी नागौर का था और सी कहां का था? शिक्कर का सी था। ये भी विद इन स्टेट ही है, एक ही राज्य में है, तो दो प्रकार के कर लगाए जाएंगे, एक तो सीजीएसटी का और एक एसजीएसटी का कर लगाया जाएगा। तो सुनना, कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम सी। अब मैंने आपको ये बताया था कि टैक्स की जीएसटी की अमाउंट आपको इंक्लूड नहीं करनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 40,000, और बी द्वारा उस कॉस्ट में कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड किया गया था? प्रॉफिट और एक्सपेंसेज के 25% ऐड किए गए थे, और इस 25% का 40,000 का 25% करोगे, अमाउंट आएगी 10,000 रुपीज, जो जोड़ के आप कितनी वैल्यू चार्ज करोगे? 50,000। ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है।
अब इस पे वो कितना जीएसटी कलेक्ट करेगा? 14% तो सीजीएसटी एंड 14% एसजीएसटी कलेक्ट करेगा। और 14% कैलकुलेट करोगे 50,000 पे, अमाउंट आपकी होगी 7,000 एसजीएसटी के रूप में, और इतनी ही अमाउंट आपकी हो जाएगी सीजीएसटी के रूप में, और दोनों को ऐड करके बाहर आउटसाइड लिख देंगे और ये टोटल प्राइस चार्ज हो जाएगा। किससे चार्ज करेगा? ये बी करेगा चार्ज। किससे करेगा? सी के कर। आगे चले, यानी बी द्वारा जब सी को माल बेचा जाता है ना, तो सी द्वारा उससे वसूल की जाने वाली, सी से वसूल की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 64,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था चौथा पॉइंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय बी टू वेरियस गवर्नमेंट। ध्यान से सुनना, ए ने जब गुड्स परचेज किया था ना, तो उसने इनपुट टैक्स दिया था, यानी उसने पहले कुछ टैक्स का पेमेंट कर दिया था। अब बी माल बेच रहा है ना, वो आउटपुट टैक्स के रूप में होगा, तो वो सी से कलेक्ट करेगा। अब सिंपल सा यही है कि उसे नेट पेमेंट कितना करना होगा, तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज में से इनपुट टैक्स लायबिलिटीज को लेस करना होता है। और यहां पे आउटपुट कौन सा होगा? आउटपुट जो अभी आपने सेल किया है। किसे सेल किया था? सी को सेल किया था। और सी को जब आपने सेल किया था ना, गुड्स सर्विस प्रोवाइड करवाई थी ना, गुड्स सर्विस किया था ना, गुड्स सप्लाई किया था ना, तो 7,000 रुपए तो आपने कलेक्ट किए थे सीजीएसटी के रूप में, और 7,000 ही कलेक्ट किए थे आपने एसजीएसटी के रूप में। ये तो आउटपुट टैक्स कहलाएगा, ये तो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और आपने जब ए से गुड्स रिसीव किया था ना, तो आपने उसे टैक्स दिया था, वो आपका हो जाएगा इनपुट टैक्स। सेल पे गुड्स होगा वो आउटपुट टैक्स के नाम से, और परचेज पे जो आपने गुड्स दिया है वो इनपुट टैक्स के नाम से। और आउटपुट टैक्स में से आप क्या करोगे? इनपुट टैक्स, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने पहले ही डिपॉजिट करवा दिया है, किसके थ्रू? उस कस आपके जो ट्रेडर था जिससे आपने रजिस्टर्ड डीलर से माल किया है, उससे आपने क्या ऑलरेडी डिपॉजिट करवा दिया है, वो आपका हो जाएगा इनपुट टैक्स के नाम से होगा। इतना आपने, और इनपुट टैक्स आपका कितने रुपए था? 5600 रुपए एंड 5600 रुपए लेस करेंगे, ये अमाउंट आपकी हो जाएगी नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी की अमाउंट तो पेड होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एसजीएसटी की अमाउंट पेड होगी आपकी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को, जो अलग अलग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय सी फ्रॉम डी। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये था कि जो आपका लास्ट सप्लाई वाला पॉइंट था, सी माल बेचता है, लास्ट में एक कंज्यूमर को माल बेचता है, और कंज्यूमर से वो कितना परसेंट टैक्स कलेक्ट करता है, वही टैक्स की रेट दे रखी है जो आपकी पहली दे रखी थी 28%। 14% सीजीएसटी के रूप में हो जाएगा, 14% आई आपका एसजीएसटी के रूप में हो जाएगा। और सी कहाँ का था? सी आपका सिक्कर का था, और डी कहाँ का था? एक झुंझुनू का कस्टमर था। दोनों राजस्थान स्टेट में है, इसलिए टैक्स को कितने पोर्शन में डिवाइड करोगे? टैक्स को 2 पोर्शन में डिवाइड करोगे, पहला सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। अब वही प्रोसेस चलनी है कि आपने जब सी ने गुड्स परचेज किया था ना, तो उसने 40,000 में 20-25% ऐड करके वो कॉस्ट उसकी आई थी कितनी? 50,000 आई थी। कॉस्ट उसकी आई थी 50,000 रुपए। अब सी द्वारा कितना प्रॉफिट और एक्सपेंसेज के ऐड करता है? 20% ऐड करता है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी कितनी? 50,000 का 20% 10,000, और इसमें ऐड करोगे टोटल अमाउंट आएगी आपकी 60,000 रुपीज। अब इस 60,000 पे आप टैक्स अप्लाई करोगे सीजीएसटी के रूप में और एसजीएसटी के रूप में। सीजीएसटी आपका होगा 14%, एसजीएसटी आपका होगा 14%। कितनी अमाउंट पर? 60,000 पर। तो अमाउंट आपकी होगी 84,000 दोनों का टोटल 16,800 रुपीज।
और आप क्या करोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स की प्राइस में ऐड कर दोगे, ये अमाउंट आपकी हो जाएगी 76,800। सी द्वारा उस कस्टमर से कितनी अमाउंट कलेक्ट की जाएगी, 76,800 रुपीज की अमाउंट आप उस कस्टमर से कलेक्ट करोगे, जिसमें 16,800 रुपीज का टोटल टैक्स था, CGST का 8400, SGST का 8400। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आप सी द्वारा वेरियस गवर्नमेंट को कौन कौन सा टैक्स और कितना टैक्स पेमेंट किया जाएगा। तो हमने पहले भी ये पढ़ा था कि नेट आप पेबल निकालते हो ना, तो आउट टैक्स में से, आउटपुट टैक्स में से आप क्या करते हो, इनपुट टैक्स को लेस कर देते हो। आउटपुट टैक्स कौन सा होता है, आउटपुट टैक्स आपका होता है जो आपने गुड्स को सप्लाई करते समय रिसीव किया है, किससे, कस्टमर से या ट्रेडर से। यहां पे हमने डी कस्टमर से कलेक्ट किया था 8400 CGST के रूप में और 8400 SGST के रूप में हमने कलेक्ट किया था, और इसमें से इनपुट टैक्स को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इनपुट टैक्स सी द्वारा जब गुड्स परचेज किया गया था ना, तो सी ने 7,000 रुपए का CGST पेमेंट किया था और 7,000 रुपए का SGST पेमेंट किया था, और हम इसमें से लेस कर देंगे, तब जाके आपकी अमाउंट आएगी 1400 एंड 1400 रुपीज। ये आपकी हो जाएगी नेट CGST एंड SGST पेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इस क्वेश्चन का ये था कि आपने यहाँ पे जो साइकिल थी, ए द्वारा बी को बेचा गया था, बी द्वारा सी को बेचा गया था और सी द्वारा डी को बेचा गया था, और इस साइकिल्स में, पूरी साइकिल्स में आपके 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन हुए थे, और इन तीनों ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी कौन सी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट आपकी आएगी, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट आपकी होगी, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन विद इन राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अंदर के हैं। तो एक टैक्स तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास CGST के रूप में, एक टैक्स जाएगा आपका SGST के रूप में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो हमारा पहला जो ट्रांजैक्शन था ना, गुड्स सप्लाई किया था किसने, ए ने सप्लाई किया था, किसे किया था, बी को सप्लाई किया था, तो आपका टैक्स आया था 5600 रुपीज, 5600 रुपीज। आगे जब हम बढ़े थे तो बी द्वारा सी को माल बेचा गया था, तो उसकी नेट टैक्स लायबिलिटीज आई थी, नेट टैक्स लायबिलिटीज आपने काउंट की थी 1400 एंड 1400। और फिर सी द्वारा लास्ट एंड फाइनल कस्टमर को ये गुड्स प्रोवाइड करवाया गया था, तो उसने कितना गवर्नमेंट को पेमेंट किया था, 1400 एंड 1400। और आप टोटल देख लोगे ना, तो इनका टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी, ये टोटल आपकी अर्न कितना अमाउंट हो जाएगा, 8400 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 8400 आपकी कौन सी गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और नॉर्मल शब्दों में आप इसे समझो ना, तो आपका जो लास्ट सर्किल होता है ना, उसमें कितना आउटपुट टैक्स होता है, वही अमाउंट आपकी टोटल अर्निंग होगी वेरियस गवर्नमेंट की। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जीएसटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। दोबारा रिवाइज कर देता हूं, यदि विद इन स्टेट होता है ना, विद इन स्टेट गुड्स आप सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करते हो ना, तो 2 प्रकार के टैक्स प्रोवाइड करते हो, CGST एंड SGST, दोनों को हाफ आप। और जो पहले का जो टैक्स आपने पेमेंट कर दिया था माल खरीदते समय या सर्विस को लेते समय, तो उस टैक्स को इनपुट टैक्स के नाम से जानेंगे, और आप उसे आउटपुट टैक्स में से क्या करोगे, लेस करके उतना पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर दोगे। तो आज का आपको लेक्चर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज बॉक्स में लिख कर हमें बताना, आपकी क्वेरी हम 100% सोल्व करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।